Hello students, our next chapter is columns and struts. Column is a vertical member of a structure subjected to vertical compressive load. वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग में देखें, कोई भी बिल्डिंग में आप वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं जो आपके ऊपर के लोड्स को कैरी करते हैं, ऊपर के कंप्रेसिव लोड्स को, दैट इज कॉल्ड कॉलम. ठीक है, तो ये कंप्रेसिव लोड को कैरी करते हैं और सो इट इज़ जो इसका एनालिसिस होता है वो हम कंप्रेसिव फोर्सेस को लेकर के इसका एनालिसिस करते हैं. स्ट्रट वाई वी स्टडी कॉलम एंड स्ट्रट बोथ मीन्स एक साथ हम कॉलम एंड स्ट्रट दोनों को कंपेयर कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रट भी कंप्रेसिव फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स इट ऑल स्ट्रट ऑल्सो कैरी कंप्रेसिव फोर्सेस. ठीक है, strut is always also subjected to compressive forces and column is also subjected to compressive forces, so their analysis are can be treated together. ठीक है, लेकिन strut क्या होता है, it is mostly used in roof trusses and steel bridges. मीन्स ये भी compressive member है लेकिन ये ट्रस और ब्रिजेस में जनरली रहता है. The main purpose of strut is to maintain the rigidity of the structure and to take compressive forces. ठीक है, which may be horizontal, vertical or inclined. जैसे आपका suppose this is truss, ये आपका ट्रस मेंबर है. ठीक है, तो ट्रस में ये जो आपका ये सारे जो मेंबर हैं, दिस इज स्ट्रट. तो इट मे बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड और ठीक है, तो जबकि कॉलम जो है दैट विल बी ऑलवेज वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, ऑफ अ फ्रेम. ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर. सो ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका कॉलम एंड स्ट्रट में. और अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की बात करें तो L इफेक्टिव बाय D, effective length by diameter of the column or structure is greater than 3, then it will be said to be column, and if L effective by D is less than 3, then it will be strut. ओके, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है. अब टाइप्स ऑफ कॉलम की बात करें तो लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम. लॉन्ग कॉलम में क्या है, इसे भी हम इफेक्टिव लेंथ और लेटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल डायमेंशन के रेशियो से कंपेरिजन करते हैं. तो L इफेक्टिव बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन, इफ द कॉलम इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन then diameter is there, and if rectangle is there then list lateral dimension. Suppose this is B and this is D, then the list diameter or the list lateral dimension B और D में जो भी छोटा होगा that will be there. The L effective by B or D is greater than 12, then it will be long column, and L effective by D or B is less than 12, then it will be short column. ठीक है, तो इस L effective by D से हम लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में डिवीज़न करते हैं. अब यहाँ पर लॉन्ग कॉलम का मतलब है लेंथ ज़्यादा. ठीक है, लेंथ ज़्यादा है, यानी अगर सपोज दिस इज कॉलम, इसका लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इसका लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो जो भी वर्टिकल लोड आ रहे हैं उसके कारण ये क्या करेगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, यानी ये बकल कर जा रहा है, ये लिटरली डिस्प्लेस कर जा रहा है अपने पोजीशन से. ठीक है, सपोज दिस इज ये इसका आपका एक्सियल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ इसका न्यूट्रल एक्सिस. तो ये कितना पोजीशन से लेटरल डिस्प्लेस कर गया, ये दिस डिस्टेंस से. ठीक है, तो ये जो लेटरली डिस्प्लेस कर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड
बकलिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बकलिंग। तो इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम जनरली इट फेल्स बाय बकलिंग। बकलिंग लोड इज ऑलवेज लेस देन द क्रशिंग लोड, क्योंकि लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम में पहले वो बकल करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली जब वो क्रश करके बकल, या तो बकल में फेल कर गया और नहीं तो फिर और भी हम लोड बढ़ाएंगे तो वो क्रशिंग में जा कर के फेल कर जाएगा। तो बकलिंग लोड इज ऑलवेज लेस देन द क्रशिंग लोड, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम जनरली क्रश करके वो फेल करता है, बकल से नहीं, वो उसमें क्रशिंग लोड होते हैं, ठीक है। तो चूंकि वो लेंथ कम है तो वो क्या होगा, बकल नहीं करेगा बल्कि वो डायरेक्ट क्रश करके ही फेल कर जाएगा। अब है कि बकलिंग क्या हो गया तब, व्हेन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, जो आपका ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, व्हेन दिस फोर्स इंक्रीजेस द कॉलम और स्टड स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग लेटरली, ये इस तरीके से ये क्या हो जाता है, बकल करने लगता है यहाँ, ठीक है, इस तरह से लेटरली डिस्प्लेस करने लगता है। दिस लेटरल बेंडिंग अंडर एक्सियल प्रेशर इज नोन एज बकलिंग। क्लियर है, बकलिंग, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्रिपलिंग, ठीक है। दिस लेटरल बकलिंग काउजेज शॉर्टनिंग ऑफ द कॉलम, ठीक है, लेंथ उसके शॉर्टनिंग ऑफ द कॉलम रिजल्टिंग इनटू ब्रेक सम ऑफ फ्लोर फिनिशिंग, जो यहाँ पर जो भी इससे फ्लोर अटैच है इसके अपर सरफेस से, वो क्या हो, ये शॉर्ट होने लगेगा तो यहाँ फ्लोर को क्या करने लगेगा, ब्रेक करने लगेगा ये, ठीक है। द लिस्ट एक्सियल लोड अंडर विच द बकलिंग स्टार्ट्स इज नोन एज क्रिटिकल और बकलिंग और क्रिपलिंग लोड, ठीक है। तो ये हो गया आपके बकलिंग लोड। अब जो लॉन्ग कॉलम है, उस लॉन्ग कॉलम को एनालिसिस करने के लिए यूलर्स नाम के साइंटिस्ट ने, लियोनार्ड यूलर नेम के साइंटिस्ट ने लॉन्ग कॉलम का एनालाइज किया था, बट सर्टेन एजम्पशंस लेकर के, ठीक है, सर्टेन एजम्पशंस लेकर के उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव किया है, बकलिंग लोड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। तो क्या क्या एजम्पशंस हैं? फर्स्ट एजम्पशन इज द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड इलास्टिक। मटेरियल सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। ये सब सारे एजम्पशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलम हम ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन ये सब सारे एजम्पशंस हैं बकलिंग लोड को फाइंड आउट करने के लिए, जो लियोनार्ड यूलर ने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड इज लोडेड एक्सियली, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लिजिबल, सेल्फ वेट कंसिडर नहीं करते हैं। द कॉलम फेल्स बाय बकलिंग अलोन, ये जो एजम्पशन है, दिस इज द मेन एजम्पशन। Euler has assumed that the long column, the column fails by buckling alone. It means he considered only long column. Okay, means he gives the formula of buckling load for long column only. ठीक है, the end conditions are ideal. अब what are the ideal conditions here? Both ends hinged, means suppose this is column, both ends hinged, यहाँ आपका hinged लोड है। ये जनरली ब्रिज में आप कुछ कंडीशन में देखोगे, ब्रिज वगैरह में देखोगे, कहीं कहीं रहता है, या फिर कहीं इंक्लाइन, कहीं कुछ मतलब कुछ जनरली यूज़ नहीं होता है। जैसे नॉर्मल आपका बिल्डिंग वगैरह में देखें तो वहाँ तो फिक्स्ड कॉलम ही यूज होते हैं, जहाँ की बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ जगह पे सर्टेन आप देख सकते हो, एग्जांपल आप
खुद सर्च करो आप कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर बोथ एंड्स हिंज्ड का कंडीशन आता है। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, पोल आप देख सकते हो क्या होता है, वहाँ एक एंड फिक्स रहेगा और उसके अपर एंड क्या होगा, फ्री रहेगा। बोथ एंड फिक्स्ड वो तो आप बिल्डिंग में देख ही रहे हो। बोथ एंड्स फिक्स मतलब जो आपका इस तरीके से, ये क्या हो गया, बोथ एंड फिक्स्ड। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। ठीक है, तो ये आपका होंगे, ये हो गए आपके आइडियल एंड कंडीशंस। अब ये चारों कंडीशंस के लिए यूलर ने क्या बकलिंग लोड का एक्सप्रेशन दिया है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपका बोथ एंड्स हिंज्ड, बोथ एंड्स हिंज्ड। तो सपोज यहाँ पर आपका हिंज्ड बना दिया मैंने। अब ये ऊपर से लोड लग रहा है P, इस लोड पे ये बकल कर गया, ठीक है, बकल कर गया ये। सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ x this lateral displacement is y। ठीक है, अब एंड दिस लेंथ इज l, a एंड b। यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ x मोमेंट is what, this column length is after ये the load P, acting load P, कॉलम क्या हो गया आपका, इस तरीके से बकल कर गया। तो अब इस लोड के कारण अगर यहाँ पर देखें तो मोमेंट क्या हो जाएगा, तो ये लोड यहाँ के ये इस पॉइंट के लिए कितना डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। ये कॉलम अब ऐसे इस कंडीशन में आ गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आ गया है, तो यहाँ पर मोमेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो इस लोड के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, p इंटू वाई, और किस डायरेक्शन में, तो राइट साइड में हम इस पॉइंट पे राइट साइड में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, अगर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल भी देखें तो ये आपको क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा -p इंटू वाई। ठीक है, राइट साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो -p इंटू वाई, ये हो गया आपको ei d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ ei d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इट प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे या नहीं याद है तो आप सॉल्यूशन याद कर लो कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया आपको c1 cos x अंडर रूट p अपॉन ई आई प्लस
C2 sin x अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नाउ C1 एंड C2 आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन विच कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगे, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू l y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, दिस टर्म गोज टू 0, दिस टर्म cos 0 यानी 1 यानी C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, x इज इक्वल टू l y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, C1 cos C1 तो 0 हो गया ना, C2 sin x अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, C1 0 है तो ये तो 0 रहेगा ही। अब x इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l, x इज इक्वल टू l अंडर रूट p बाई साइन l अंडर रूट p बाई ई आई, C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये टर्म 0 होने के लिए आइदर C2 को 0 होना पड़ेगा या फिर साइन l अंडर रूट p बाई ई आई को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर C2 0 हो जाएगा तो y का एक्सप्रेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, C1 भी 0 C2 भी 0, तो y 0 यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। जबकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोड है ऊपर से, तो ऑब्वियसली बकलिंग तो होगा ही। ठीक है, तो इसलिए C2 को हम 0 यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो क्या 0 करेंगे, साइन l अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई एट्सेट्रा। तो लिस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, 0 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 लेने का मतलब क्या है कि y 0, तो 0 नहीं लेंगे, तो क्या लिस्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका मतलब l अंडर रूट p बाई आई को हम पाई के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्या क्या किया मैंने, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। पहले तो हम मोमेंट का एक्सप्रेशन लिए, मोमेंट के एक्सप्रेशन को हम क्या किए, फिर इधर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसे अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो डिराइव भी कर सकते हो आप, अब मैथमेटिकली आपको जाना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन डिराइव हुआ है उसमें C1 और C2 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे। तो एक बाउंड्री कंडीशंस लगाएं तो वहाँ से C1 0 आ गया, दूसरे बाउंड्री कंडीशंस लगाएं तो वहाँ दूसरा सेकेंड जो टर्म है वो 0 आ गया। अब वो 0 आ गया तो उसमें दोनों में से कोई एक ही टर्म 0 होगा ना, आइदर C2 होगा और साइन थीटा होगा। तो C2 को 0 कर देंगे तो y तो 0 ऑलवेज रहेगा, जबकि लेटरल डायमेंशन तो 0, लेटरल डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, इसलिए हम साइन थीटा को 0 करेंगे। साइन थीटा को 0 करने का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई, जिसमें लिस्ट अगर वैल्यू हम देखें तो पाई लिस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू देखें तो पाई का वैल्यू l अंडर रूट p बाई आई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपको, l अंडर रूट p अपॉन ई आई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से आ गया l स्क्वायर p बाई ई आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। इट मीन्स
P is equal to pi square EI upon L square. This is the expression of buckling load. Clear है? This load is known as buckling load. Now ये आपका था फर्स्ट कंडीशन बोथ एंड्स हिंज्ड के लिए. ठीक है, अब जो बाकी सारे कंडीशंस हैं वो कंडीशंस के लिए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जनरली बोथ एंड्स हिंज्ड ही पूछता है, बाकी कंडीशन नहीं पूछता है. ठीक है, तो बोथ एंड्स हिंज्ड आपका एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया. आगे एक्सप्रेशंस को हम यहाँ लिखते हैं. बोथ ends hinged पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ है यहाँ पर, इक्विवेलेंट लेंथ और यू कैन से इफेक्टिव लेंथ. व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव लेंथ? इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? द लेंथ बिटवीन टू कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स. जैसे आपका सपोज ये कॉलम है, ये आपका इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है. अगर ये फिक्स, दोनों पिन फिक्स्ड है, कुछ डिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा है, तो दो पॉइंट पे यहाँ पर डिफ्लेक्ट जब हो रहा है तो दो पॉइंट पे इसके मोमेंट्स जीरो होते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो मोमेंट जीरो मतलब कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट. तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स इज द इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है कि सपोज आपका बकलिंग लोड P है. बकलिंग लोड मतलब एक तरह से लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई. ठीक है, तो बोथ एंड्स हिंज्ड के लिए बकलिंग लोड, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आपका पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर है. सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बाकी कंडीशंस में क्या लेंथ होना चाहिए सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, बाकी कंडीशंस में क्या लेंथ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, जैसे अगर P आपका, हम चाहते हैं कि कोई कॉलम P लोड को कैरी करना कैरी करे. ठीक है, तो इस P लोड को कैरी करने के लिए हिंज्ड के कंडीशन में, जो हिंज्ड के कंडीशन में P लोड अगर है, तो इसी P लोड को कैरी करने के लिए क्या बाकी कंडीशंस में क्या लेंथ होने चाहिए. अगर लेंथ आपका हिंज्ड के केस में L है, तो बाकी के केस में L के कितना टाइम्स होगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, कि सपोज दिस इज 0.707, तो ये L, तो ये 0.707 L में ही P लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, तो दिस लेंथ इज द इफेक्टिव लेंथ. क्लियर है? तो यहाँ पर आपका हो गया बोथ हिंज्ड में पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर. इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पर क्या हो गया, L. अब वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड फ्री. वन एंड हिंज्ड नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ लगता है रॉन्ग लिखा गया आपका. वन एंड फिक्स्ड होना चाहिए. ठीक है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री. तो यहाँ सपोज ये हो गया आपका, अच्छा पहले भी आपका फिक्स था कि हिंज्ड, एक बार देख लेती हूँ मैं. हाँ, वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन फ्री. ठीक है, तो ये आपका वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन फ्री ये कंडीशन है. अब इस कंडीशन में यूलर्स बकलिंग लोड क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI
पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L square, which can be written as pi square EI upon 2L का होल स्क्वायर। यानी हेयर इफेक्टिव लेंथ पाई स्क्वायर EI बाई L E स्क्वायर इसे लिख देते हैं, वेयर LE इज द इफेक्टिव लेंथ। ये इस टर्म में ले आए हम ले आए इसको, ठीक है, पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर के टर्म में। तो उसके लाने के लिए क्या करना पड़ा हमें, L इफेक्टिव को 2L के इक्वेट करना पड़ा। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L, ठीक है। बोथ एंड्स फिक्स्ड के लिए अगर देखें 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, यानी दिस ऑल आर द बकलिंग लोड, ठीक है, बकलिंग लोड। तो इसे हम इस टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो पाई स्क्वायर EI अपॉन L बाई 2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L इफेक्टिव क्या हो गया L बाई 2, ठीक है। वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन हिंज्ड, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। इसे इस टर्म में लिखेंगे क्या करे होगा पाई स्क्वायर EI अपॉन L बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी इफेक्टिव लेंथ यहाँ क्या हो गया L बाई रूट 2, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस, ये सारे के आपके फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो आप जनरली यही याद रख लो, L इफेक्टिव लेंथ ही का वैल्यू याद रख लो, तो इससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि L इफेक्टिव की जगह आपको बस ये लेंथ का वैल्यू डाल देना है। तो ये कैसे याद रहेगा, तो आप देख सकते हो कि बोथ इन हिंज्ड के लिए अगर L है तो वन इन फ्री, ओह सॉरी, वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन फ्री के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2L, ठीक है। अब चूंकि क्या है यहाँ इस अदर इन फ्री है तो लेंथ आपका बढ़ जाएगा। अब बोथ इन फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के केस में क्या होता है, दो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ज़्यादा लिटरली डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए लेंथ इसका सबसे कम जो लेंथ इफेक्टिव लेंथ होगा वो फिक्स्ड के केस में होगा L बाई 2। अब वन इन फिक्स एंड अदर इन हिंज हो गया, यानी एक इंड को हम फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब उसका कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ इस बोथ इन फिक्स से तो ज़्यादा होगा लेकिन बोथ इन हिंज से कम होगा, तो इसलिए L बाई रूट 2 हो गया। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लेंथ कहाँ पर हो जाएगा, वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन फ्री के केस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लेंथ होगा। तो ये इस तरीके से आप इसका वैल्यू याद रख सकते हो कि फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज यह आपका फिक्स्ड है ये, ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो इसका लिटरली डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो यानी इसका इफेक्टिव लेंथ अगर देखें, यहाँ अगर सपोज कि ये आपका कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है और यहाँ पर कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ सबसे कम हो जाएगा, यानी ये हो गया L बाई 2, ठीक है। वही अगर सपोज कि ये यहाँ पर आपको हिंज हो गया, ठीक है, हिंज हो गया, तो अब ये इस तरीके से ना जाकर क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, तो इसका इफेक्टिव लेंथ कुछ यहाँ पर इसका कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट आएगा, तो इसलिए इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, यहाँ से ये डिस्टेंस, इसका मतलब ये हो गया L बाई रूट 2, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है कि आपका फिक्स अगर दोनों हो गया तो सबसे कम इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, फिक्स और हिंज रहा तो उससे ज़्यादा, लेकिन बोथ इन हिंज से कम, तो यानी L बाई रूट 2, और फिर आपका वन इन फिक्स और अदर इन फ्री हो गया। तो फ्री के केस में अगर देखें तो ये इस तरीके से जाएगा, यानी इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो गया 2L, इस तरीके से इसका हम लेंथ देख सकते हैं 2L। तो ये हो गया वन इन फिक्स एंड अदर इन फ्री के लिए 2L इफेक्टिव लेंथ,
और बोथ हिंट्स के लिए तो एल हम कंसिडर ही किए थे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रखने होंगे। अब इसके कुछ यूलर्स लोड के यूलर्स साइंटिस्ट जो एजम्पशंस लिए हैं उनका कुछ ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे रैंकाइन्स थ्योरम आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या उस यूलर्स बकलिंग लोड के लिमिटेशंस हैं और उस लिमिटेशंस को रैंकाइन्स साइंटिस्ट ने कैसे कवर किया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।